Hey guys, welcome to the YouTube channel of VJ Kudan. Hello everyone, welcome to Wings Kudan. So today again we will be continuing with the last topic जो हमने बात की थी, that was the Vedic times. अभी हम उसके later phase के बारे में बात करेंगे. इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक दो जो जनरल पॉइंट्स मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये कि हमारा मैं एक पैटर्न फॉलो कर रही हूँ जिसके अकॉर्डिंग हम एंशिएंट का पूरा सिलेबस कवर करेंगे. वो पैटर्न कुछ इस तरह का है कि 3 माइलस्टोन्स मैंने सेट किए हैं. पहला माइलस्टोन जो है वो हम बस पहुँचने वाले हैं, इसके बाद 2 और लेक्चर्स और उसके बाद वी विल रीच देयर. उसमें उस माइलस्टोन तक पहुंचने के लिए ये होगा कि जैसे वैदिक टाइम्स पूरा हमारा एंड हो जाएगा, जैनिज्म बुद्धिज्म जो है उसका राइज और उसके बारे में जो उसके स्पेसिफिकेशंस हैं दैट वी विल डू. एंड थोड़े से कुछ बचे हुए जो टॉपिक्स हैं, बचे हुए इन द सेंस वो मैंने स्टार्टिंग में बिल्कुल नहीं दिए क्योंकि उसमें डेटा ही डेटा था. वो अगर मैं फर्स्ट लेक्चर में देती तो वो बहुत कम्बरसम हो जाता टू अंडरस्टैंड. बट अब सिंस आपको आदत हो गई है कुछ लेक्चर्स के को देख करके, तो नाउ दैट इट विल बी अ बेटर टाइम कि अब वो चीज़ें मैं प्रोवाइड करूँ. तो नाउ वी आर अगेन वी आर अबाउट टू रीच टू दैट फर्स्ट माइलस्टोन. इसके बाद हमारा जो सेकंड माइलस्टोन आएगा वो आएगा जब हम गुप्तास के टाइम को पढ़ लेंगे उस पॉइंट पे, एंड देन वी विल मूव ऑन टुवर्ड्स द थर्ड सेक्शन. तो ये छोटा सा बेसिक सा मैंने आपको आज आइडिया इस वजह से दिया बिकॉज वी आर नियरिंग आवर द फर्स्ट मार्क जो मैंने रखा था, ताकि फर्स्ट सेक्शन हमारा खत्म होने वाला है. यू गेट अ गुड फील ऑफ इट. जब हमारा फर्स्ट मार्क ख़त्म होगा तो मैं कुछ क्वेश्चंस भी आपको बताऊंगी और उसके साथ साथ में कुछ चीज़ें कहाँ से कौन सी चीज़ रीड करनी है वो भी स्पेसिफिकली बताऊंगी. आप वो करिएगा एंड एक्चुअली ये जो क्लास के आपने साथ में नोट्स बनाए होंगे उन दोनों के रिविजन करके आपका एक एक सेक्शन पूरी तरह से होता जाएगा. तो चलिए आज के टॉपिक के बारे में बात करते हैं. अब जो हमने लास्ट टॉपिक किया था इससे बिल्कुल पहले वो था वैदिक टाइम्स का. अब जहाँ तक वैदिक टाइम्स का सवाल था, हमने उसमें बोला कि किस तरह से सेंट्रल एशिया से लोग आए, यहाँ पे सेटल हुए, हमने उनको नाम दिया आर्यंस. हमने ये समझ लिया है कि वो हैं जो कि इंडो यूरोपियन लैंग्वेज बोलते थे. एंड इवेंचुअली जो थोड़े बहुत वहाँ पे ऑलरेडी हमारी कंट्री के एग्जिस्टिंग लोग थे उनको नाम उन लोगों ने दिया, दस यूज़, वो आगे चल गए. ये सारा डेटा हमें कहाँ से मिला? ऋग्वेदा से मिला. फिर हमने लास्ट लेक्चर में बहुत सारे स्पेसिफिकेशंस उनके लाइफस्टाइल के बारे में, पॉलिटी के बारे में एक्सेट्रा पढ़ा. उसी लाइन पर अब कंटिन्यू करते हैं. दीज आर द सेम पीपल. ये लोग कहाँ पे हमने बात की थी? NWFP वाला जो रीजन, नॉर्थ वेस्ट वाला जो रीजन था, पंजाब वाला जो रीजन था, वहाँ पे थे. हमने बात की ये अपर गंगा द्वाब जो है उसमें रह रहे थे. आज की जो स्टोरी है वो उसके आगे की स्टोरी है कि उसके बाद क्या हुआ, कैसे एक्सपैंड हुए. सो लेट अस बिगिन. सबसे पहली चीज़ जो याद कराऊंगी मैं आपको वो ये कि पिछले वाले लेक्चर में हमने देखा कि द मेन सोर्स जिससे हमें पता चला था वैदिक लोगों के बारे में वो थे कुछ टेक्स्ट. कौन सा टेक्स्ट सबसे प्राइमरी था? ऋग्वेद. ऋग्वेद ने कंटिन्यूसली हमें अलग अलग वर्ड्स बताए, अलग अलग चीज़ें बताई जिसके बेसिस के ऊपर हमने कंक्लूड किया कि अच्छा ठीक है ये इस तरह का है. ऋग्वेदा का जहाँ तक सवाल है वो अलग अलग बुक्स में था. हमने उसका बोला कि 2 to 7 वाली जो बुक थी उसने हमें बहुत अच्छा डेटा दिया है और उसके ज़रिए हमने पूरा वो हिस्ट्री का वो पोर्शन समझने की कोशिश की है. उसके अलावा जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा हमने इसको लेटर वैदिक क्यों बोला इस टाइम को? क्योंकि अब दूसरे वैदिक टेक्स्ट भी आ गए. जब हम वैदिक टेक्स्ट के बारे में बात करते हैं तो प्राइमरली हम संहितास के बारे में बात करते हैं. अब संहितास क्या थी? संहितास जो होती हैं ये जो वेदास होते हैं उनको हम संहितास बोलते हैं. तो वो 4 तरह के होते हैं. ऋग्वेद की हम पहले ही बात कर चुके हैं. उसके बाद अब हमारे पास आती है बात सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद की. इसमें क्या हुआ? ऋग्वेद में हमने बोला कि बहुत सारे जो भी हिम्स थे एक्सेट्रा उनके बारे में बात हुई थी. जब सामवेद लिखा गया तो इसमें क्या हुआ कि इसमें जो हमारे हिम्स थे उस वक्त उनको दे वर सेट टू ट्यून एज ए लाइक किस एक ट्यून में, एक हल्का सा म्यूजिकल वे में उसको पढ़ने का तरीका किस तरह से होगा वो हमने सामवेद में डाल दिया. फिर हमारे पास आया यजुर्वेद. यजुर्वेद में क्या हुआ कि कुछ रिचुअल्स के बारे में बोला गया और जो भी ऋग्वेद और सामवेद है उसके अलावा कुछ और हिम्स थे वो भी यजुर्वेद में देखे गए. फिर आया हमारे पास अथर्ववेद. अब अथर्ववेद जो था इसमें क्या थे? इसमें बड़ा एक अच्छी चीज़ हम सब जानते हैं कि बहुत सारी चैंटिंग होती है. जब भी हम आज भी जब सैक्रिफाइसेस होते हैं या
कोई यज्ञ हो रहा होता है, हवन होता है, तो जो चैंटिंग वाला सिस्टम है वो सिस्टम हमारे पास अथर्ववेद से आया। जो रिलीजियस स्पेल्स और रिलीजियस चैंटिंग थी वो इस वाले वेद से आई। तो ये हमारे बेसिक बन गए टेक्स्ट उस टाइम के। उसके अलावा कुछ और टेक्स्ट भी आए, जैसे कि ब्राह्मणास आए। ब्राह्मणास ने क्या किया, एक तरह का एक्सप्लेनेशन दिया कि कोई रिचुअल है तो उसके एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश की है ब्राह्मणास ने। उसके बाद थोड़े और ज़्यादा टाइम में, लेटर वैदिक टाइम के भी आगे वाले टाइम में, इसमें भी जो फर्दर टाइम होगा टूवर्ड्स द एंड, वहाँ पे हम देखते हैं कि उपनिषद भी आ गए हैं। उपनिषद का अगर मान लीजिए अप्रॉक्सीमेटली हम कह लें कि अगर 600 BC के अराउंड की उपनिषद देखते हैं, आगे चल के हम देखेंगे कि काफ़ी सिग्निफिकेंट चीज़ें इन उपनिषद में लिखी हैं जो कि चेंजिंग टाइम्स के बारे में हमें बहुत कुछ बताती हैं। तो ये वो टेक्स्ट हैं या ये वो सोर्सेज हैं जिनसे हमें पता चला लेटर वैदिक पीरियड के बारे में। अब जहाँ तक बात की जाए कि लेटर वैदिक पीरियड कहाँ पे हो रहा था, ये सारा जो लोग थे ये किस एरिया में थे, तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया कि जो शुरुआत हुई थी, पिछले लेक्चर से आपको पता चल गया, पंजाब वाले एरिया में हुई थी और हल्का फुल्का जो गंगा वाला एरिया था वहाँ तक पहुँच चुके थे। हड़प्पा एकदम वेस्ट में था, ये थोड़े से वेस्ट से और ज़्यादा ईस्ट की तरफ आ चुके थे। बाय द टाइम ये लेटर वैदिक पीरियड आया है, इनका ईस्टर्न मूवमेंट और ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ। कैसे, अब जैसे मैंने इससे पहले वाले वैदिक वाले लेक्चर में आपको बताया था कि कुछ लोग होते थे जिनका नाम हमने बताया कुरूज। हमने बोला एक ट्राइब थी भारता मिले एक पुरुष से जिनको उन्होंने हराया था 10 राजन वॉर में। जब भारत और पुरु कंबाइन हुए तो कुरूज वाला एरिया इनका हो गया। कुरूज जो थे या भी कुरु लोग जो थे, इन लोगों ने फर्दर, हमने उस टाइम भी कहा था कि पंचालास के साथ ये मिले और इनका एरिया और ज़्यादा एक्सपैंड हुआ। तो एरिया अब क्या था इनका, एरिया जो था NWFP से हम बोलते हैं पंजाब की तरफ आए, उसके बाद हम बोलते हैं वेस्टर्न यूपी की तरफ गए, वेस्टर्न यूपी के फर्दर फिर वो ईस्टर्न यूपी की तरफ गए। इवन जो बिहार वाला पार्ट है हमारी कंट्री का, वहाँ पर भी देवर शोइंग देयर प्रेजेंस। ये एक स्लो प्रोग्रेस थी, स्प्रेड आउट ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड। इसके वजह से क्या होता है कि हम जितना भी ये सारा एरिया है इसको डिवाइड करते हैं 3 पार्ट्स में। क्या 3 पार्ट्स हैं? पहला हमारा जो पार्ट होगा उसको हम कहते हैं कुरु, KURU, पंचाला, PANCHALA, कुरु पंचाला वाला रीजन, द फर्स्ट रीजन। इसके अंदर क्या आएगा हमारे पास, दिल्ली वाला एरिया प्लस जो हमारा अपर दुआब है, अपर गंगा दुआब है, गंगा का अपर पार्ट जो जिसको हम कहेंगे अपर गैंजेटिक वैली आज की अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से। इसके बाद प्लस सेकेंड वाला पार्ट कौन सा आएगा, उसको हमने नाम दिया MADRA, ये वाला एरिया, मद्रा एरिया। ये जो एरिया था ये कौन सा एरिया था, इसके अंदर आता है हमारा पंजाब हरियाणा, पंजाब प्लस हरियाणा। इसके बाद हमने एक और एरिया इसके साथ में ऐड किया जिसको हम बोलते हैं मत्स्य एरिया। अब जो ये मत्स्य एरिया है ये कौन सा एरिया था, ये हमारा हो गया राजस्थान वाला एरिया। तो ये सारा का सारा एरिया जो था ये लोग कवर कर रहे थे। देयरफॉर इससे हमें ये पता चलता है कि अगर हम देखें तो इनका एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा हो चुका था। इस तरह से हम कहेंगे एक्सपेंशन, जैसे कि मान लीजिए अगर ये हम इंडिया का मैप माने तो इसका जो ये वेस्टर्न पार्ट है, यहाँ पे ये हमारा राजस्थान का पार्ट है, ये हमारा हरियाणा का पार्ट है। यहाँ से अब हमारा थोड़ा बहुत यूपी का पार्ट शुरू हो जाता है एंड इवेंचुअली हम देखते हैं बिहार की तरफ भी जाते हुए। तो ये जो इंडिया का पार्ट था ये पूरा एरिया इन्होंने कैप्चर किया। अब इसकी जहाँ तक बात होती है, हमने देखा कि पहले वाले लेक्चर में हमने कुछ रिवर्स के बारे में बात की। हमने देखा कि नाम आया गंगा का, यमुना का, सरस्वती का, सिंधु का, उसकी सारी जितनी भी ट्रिब्यूटरीज थी उन सब का। अब हम देखते हैं कि क्योंकि इनका एक्सपेंशन हो रहा है तो रिवर्स का नाम चेंज होने लगा। कैसे चेंज हुआ, जैसे हमने पहले बात की थी कि सरस्वती रिवर हुआ करती थी, आज यहाँ पे दूसरी रिवर का नाम आ गया। जैसे कि हम कहते थे कि सरस्वती से लोकेशन शिफ्ट होकर के दृशद्वती करके एक रिवर इसके पास में पहुँच गई, दृशद्वती।
इसके साथ साथ में हमने कुछ और रिवर्स का भी नाम देखा, जैसे कि नर्मदा का नाम आ गया टेक्स्ट में, उसके अलावा रिवर चंबल का नाम आ गया टेक्स्ट में, उसके अलावा हमारे पास आ गया एक रिवर हम जानते हैं जिसको कि घाघरा बोलते हैं, जो कि हमें पता है कि गंगा की ट्रिब्यूटरी है, उसका नाम आया, नाम क्या था, SADNIRA, सदनीर या सदनीरा। तो इस तरह से नए नाम हमारे पास ऐड होते रहे, उससे पता चलता रहा कि दैट मीन्स देयर टेरिटरी वाज एक्सपैंडिंग। अब ये लोग, हमने पहले ही बता दिया कि ये लोग कौन थे, दे वर द कुरूज। और ये जो लोग थे ये दूसरे तरह के लोगों से मिले, जैसे पंचाला एटसेट्रा, एरिया हमने समझ लिया। अब इन लोगों ने अपने कुछ एमिनेंट जगहें बनानी शुरू की। वो जो प्रोमिनेंट सी जगहें थी वो कौन सी जगहें थी, उनमें हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट नाम आता है हस्तिनापुर का। हस्तिनापुर आज कहाँ पे है, मेरठ वाले एरिया का एक स्मॉल पार्ट पड़ता है। ये जो एरिया था ये हमारे लिए इस वजह से सिग्निफिकेंस रखा क्योंकि वो इनका कैपिटल बन गया। तो ये एक चीज़ हुई। उसके अलावा अब अगर हम बात करते हैं पंचाला वाला एरिया, तो ये कौन सा एरिया, ये यूपी का वो वाला एरिया है जहाँ पे आप आज देखेंगे बरेली करके जगह जो है वो है, बदायूं है, फर्रुखाबाद है, उस वाले एरिया में ये लोग थे स्टार्टिंग में। एंड देन फर्दर वो लोग और आगे गए, वो भी हम देखते जाएंगे। जहाँ तक इन लोगों का सवाल है, इनके बारे में हमें काफ़ी अच्छा एक अकाउंट कह सकते हैं मिल जाता है, या एक आइडिया मिलता है कि इनकी लाइफ कैसी होगी फ्रॉम दी एपिक महाभारता। महाभारता के बारे में पहले भी हमने 2 बार हम बात कर चुके हैं, सोर्सेज के बारे में बात करते हुए, और पिछले लेक्चर में वैदिक एज की बिगनिंग के बारे में बात करते हुए भी। महाभारता जो थी इसने हमें एक वॉर के बारे में बताया। उस वॉर की कुछ स्पेसिफिक बातें देख लेते हैं। क्या था, 950 BC के अराउंड हम मानते हैं कि ये हुई थी, कौरवास और पांडवास के बीच में हुई थी। इस वॉर की वजह से ऐसा हुआ था कि क्रूज जो थे कम्प्लीटली उनका वो वाइप आउट हो गए थे, अगर देखा जाए पावर उनका। ये वो थी वॉर जिसके वजह से हमें पता चला कि वॉर ऑफ सक्सेशन वाला टाइम शुरू हो गया था हमारे कंट्री में। उसके अलावा अब इस महाभारता की वॉर के बारे में हमें और ज़्यादा कैसे आइडिया मिला, क्योंकि कुछ चीज़ें जो थी वो उस एरिया में मिली जहाँ पे इट वाज एक्सपेक्टेड कि महाभारता मस्ट हैव हैपेंड हियर। तो जैसे कि कहीं पर हमें कुछ सेटलमेंट्स उस तरह के मिल गए, जिस तरह के डिस्क्रिप्शंस थे उस एपिक में, उससे रिलेटेड कुछ। लेकिन एक चीज़ थी जैसे कि बर्न्ड ब्रिक्स के बारे में बात हुई थी, वो हमें कहीं पर भी एविडेंटली नहीं मिला। तो ये 900 BC से 500 BC तक का जो टाइम था उसके अराउंड की ये बातें थी, लिखी गई। 4th सेंचुरी AD में हमारे पास ये तैयार होकर के महाभारता आ गई। पहले भी हम बता चुके हैं कि कैसे इसके नाम के प्रोग्रेशन हुआ और इसके वर्सेस का इंक्रीज हुआ विद टाइम। अब ये सब कुछ क्यों होता था, ये एक एक्स्ट्रा सा पॉइंट है, याद कर लीजिए। स्पेसिफिक नॉट जस्ट टू दिस बट इवन टू रामायण, उसमें भी ऐसे ही हुआ था। होता ये था कि इवन जितने वेद थे, एक्चुअली विद रिस्पेक्ट टू वेदास, ये NCERT में भी मेंशन्ड है कि अगर देखा जाए तो वेद जो थे वो अप्रॉक्सीमेटली 200 ईयर्स और समथिंग उस टाइम पर तो ये कंपाइल किए गए मॉडर्न एज के हिसाब से। उससे पहले ये वर्ड ऑफ माउथ से ट्रांसफ़र हो रहे थे, तो दैट मीन्स वर्सेस में इंक्रीज होना पॉसिबिलिटी थी। सो मूविंग ऑन फ्रॉम देयर, अगर हम देखें तो ये जो वॉर हुई इसने हमें काफ़ी कुछ बताया। इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें थी जिनसे हमें पता चला कि क्या क्या लोगों की लाइफ में चेंजेस आए थे। उसमें जैसे कि एक हम चीज़ लेकर के चलते हैं, हमने पहले लेक्चर में भी इस बारे में बात की कि जो लोग आए थे सेंट्रल एशिया की तरफ से, उन लोगों के पास एक बहुत अच्छी क्वालिटी ये थी कि हॉर्स राइडर्स थे और इनके पास चैरिट्स थे, और वो जो थे वो हॉर्स ड्रिवन थे। उसके अलावा आयरन इनको मिल गया, जब आयरन मिल गया तो एक और टूल था इनके पास में। तो इस तरह के जो एडवांसमेंट्स थे वो इनको ऑलरेडी एज दे ही रहे थे विद रिस्पेक्ट टू द इंडिजिनस पॉपुलेशन। फिर एक फ़ायदा ये हुआ इनको, जिसकी वजह से इनका एक्सपेंशन इतना ज़्यादा हुआ, वो ये कि जब ये ईस्ट की तरफ जाने लगे, मोर एंड मोर टुवर्ड्स ईस्टर्न इंडिया जाने लगे, तो वहाँ पे पॉपुलेशन कम थी। सो द ऑक्यूपेंट्स वर लेस, they were less equipped in terms of having weapons etc, and these people were much faster because they knew the use of horses। तो बहुत easily ये अपने आप को expand करते गए। फिर अब जैसे कि हम देखते हैं, अब ये लोग एक बार इन लोगों ने इतना एरिया ऑक्यूपाई कर लिया,
देख लिया हमने इनकी कौन सी ट्राइब्स थी, क्या था। अब थोड़ा सा सिस्टम चेंज होगा। जब हम पहले बात कर रहे थे वैदिक एरा के शुरुआत की, तो हम बात करते थे कि ये अभी भी ट्राइबल लाइफ रह रहे थे, अभी भी पैस्टोरल ज़िंदगी थी इनकी। लेकिन अब हम क्या देखते हैं कि चेंजेस आने लगे। अब क्या चेंजेस हो रहे हैं, जैसे कि हम देखते हैं एग्रीकल्चर। इससे पहले जिसने भी देखा है इससे पहले वाला वैदिक एरा वाला लेक्चर, दे नो कि इसमें क्या है। उस टाइम पर हम कहते थे कि एग्रीकल्चर उतना ज़्यादा ही करते नहीं थे, थोड़े बहुत क्रॉप्स ग्रो कर लिए तो कर लिए, जो किए भी उसमें ज़्यादा फोकस होता था कि वो फॉर्डर के लिए हो। अब लेकिन बात बदलने लगी। अब इन लोगों का एग्रीकल्चर जो था वो प्रिमिटिव था, लेकिन फिर भी एडवांसमेंट हो रहे थे। जैसे कि क्या क्या हम बोल सकते हैं कि क्रॉप्स जो थे वो काफ़ी सारे ऐड हो गए, प्लाउइंग जो थी वो हुई। क्रॉप्स अब हम कौन कौन से देखते हैं, यहाँ पे कुछ नाम देख लेते हैं क्रॉप्स के। जैसे कि एक हमारे पास हमारी कंट्री में ये कुछ बेसिक क्रॉप उस टाइम पर भी यूज़ हो रहे थे, आज भी हम वही खा रहे हैं। तो ये एक बेसिक सी लिस्ट है। क्या? बार्ले, वीट, राइस। जब हमने हड़प्पा की बात की, जिसने हड़प्पा वाला लेक्चर देखा होगा उसको पता होगा, हमने कहा था हमारी कंट्री में मस्टर्ड भी होता है, उस टाइम पर होता था। फिर हमने कहा था हमारी कंट्री में सेसमे सीड्स भी होती थी। फिर हमने हड़प्पा में एक मेंशन किया था पीज के बारे में। यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें एक और याद आ जाता है वर्ड लेंटिल्स। लेंटिल्स क्या होगी? जो दालें होती थी, तो इनको दालों के बारे में पता। तो अगर देखा जाए तो आज भी हमारी यही डाइट है, राइस हो गया, वीट हो गया, लेंटिल्स हो गए, ये हम स्पाइसेस की तरह आज यूज़ कर लेते हैं, एट्सेट्रा। तो ये इस तरह के क्रॉप्स जो थे इनके यूजेज में आ चुके थे। उसके अलावा एक जो पॉइंट था वो ये था कि अब मैंने पहले ही बोला कि प्रिमिटिव एग्रीकल्चर। तो प्रिमिटिव हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो प्लाउइंग कर रहे थे ये, वो जो प्लाउशेयर्स थे वो किसके बने थे? दे वर ऑल वुडन। अब क्योंकि ये वुडन चीज़ से हो रहा था तो एफिशिएंसी कम थी। अब जब एफिशिएंसी कम थी तो उससे क्या होता है कि ये इससे हमें सीधे सीधे पता चलता है कि एग्रीकल्चर की सिग्निफिकेंस बढ़ रही थी, लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं बढ़ी थी कि इन्होंने और ज़्यादा इनोवेशंस किए हों। बट प्लाउइंग की सिग्निफिकेंस बहुत थी। अब कैसे सिग्निफिकेंस हमें पता चलेगी? ये वो वाला टाइम था जिस टाइम पर कि कैटल का नंबर कम हो रहा था। वो हम समझेंगे कैसे, क्या था? ये वो वाला टाइम था जिस टाइम पे जो लोग थे उनकी लाइफ में रिचुअल सैक्रिफाइसेस बहुत बढ़ गए थे, आगे अभी हम पढ़ेंगे। उसके वजह से नंबर ऑफ कैटल जो था इन जनरल कम होता जा रहा था। तो प्लाउइंग के लिए, वैसे हमने ये पहले भी देखा है, पहले भी ऑक्स यूज़ हुआ करते थे, अभी भी जो थे ऑक्स यूज़ हो रहे थे, और इतना ज़्यादा लेकिन यूजेज था ऑक्सन का कि हम कहते हैं कहीं पर लिखा है 6 यूज़ होते थे एक प्लाव को चलाने के लिए, कोई कहता है 8 यूज़ होते थे, कोई कहता था 24 यूज़ होते थे। तो इतना ज़्यादा लिखा गया। 24 जो डिजिट है इसको कई लोगों ने एग्जैजरेशन माना है, लेकिन एनीवेज होता था। प्लाउइंग हमें पता है कि होती थी। इसके साथ में एक जो बहुत ही सिग्निफिकेंट सा पॉइंट हमें याद रखना चाहिए इनके एग्रीकल्चर के बारे में, वो ये दैट दे न्यू अबाउट मैन्योर। MANURE। मैन्योर क्या हो गया कि फर्टिलाइजेशन के लिए सॉइल की उसको ऐड करना। तो देयरफॉर ये एक अच्छी एडवांसमेंट थी कि आप सॉइल की फर्टिलिटी, इससे हमें क्या पता था कि एक ही जगह पे सेटल लाइफ तो थी, वो तो हमें पता ही है बाय दिस टाइम सेटल लाइफ थी, लेकिन एक ही जगह पे आप क्रॉप्स की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते होते बिकॉज ऑफ दिस नॉलेज। फिर यहाँ पे एक टर्म लिखा मैंने, VRIHI। ये जो टर्म है VRIHI, ये वर्ड था फॉर राइस। अब जहाँ तक राइस का सवाल है, हम बार बार कह रहे हैं कि राइस हमारे लिए लाइफ का सिग्निफिकेंट पार्ट उस टाइम तक बन चुकी थी। राइस की ग्रोथ या राइस का प्रेजेंस हमने और भी ज़्यादा देखा जब मूवमेंट हुआ ईस्टर्न कंट्री के ईस्टर्न पार्ट की तरफ। जब हम ईस्ट की तरफ गए तो जैसे कि बंगाल वाले साइड और ज़्यादा मूवमेंट हुआ होगा या बिहार वाले साइड मूवमेंट हुआ होगा, तो राइस और ज़्यादा आ गया लाइफ में लोगों के। उसके बाद फिर हम बात करते हैं कि जो ये लोग थे इनकी लाइफ में एक नया एडवांसमेंट आ गया था। वो ये था कि दे न्यू अबाउट आयरन। अब हम ये तो ऑलमोस्ट 1000 BC के अराउंड से ही कहते हैं कि दीज पीपल न्यू अबाउट द प्रेजेंस ऑफ आयरन। आयरन के वेपन्स यूज़ हो रहे थे या टूल्स यूज़ हो रहे थे, उसी वजह से आगे बढ़ रहे थे। तो विद रिस्पेक्ट टू आयरन हम ये कह सकते हैं कि आयरन के कुछ स्पेसिफिक माइंस जहाँ से कि इसका ओर मिल जाता, वो जगहें मिल चुकी थी। जैसे कि 1000 BC के अराउंड हम कहते हैं धारवाड़ रीजन जो है, कहाँ पे? कर्नाटका में। धारवाड़ आज भी जो है आयरन प्रोवाइड कर रहा है हमें, कर्नाटका में, हमारी कंट्री में ही है। तो
यहाँ से मिलता था। उसके अलावा वी हैव बलूचिस्तान, उसके अलावा वी हैव ईस्टर्न पंजाब, देन वी ऑल्सो हैव एरियाज लाइक गंधार जो हमारे वेस्टर्न पार्ट में पड़ता था। देन वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में हमने देखा है इसके बने हुए आयरन के बने हुए टूल्स। फिर हमने देखा है इवन ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में, दैट मीन्स 800 BC में हम वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं, 7th सेंचुरी में ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में भी देख रहे हैं। दैट मीन्स क्या कि मूवमेंट हुआ यहाँ से वेस्टर्न साइड से ईस्टर्न साइड तक। तो ये था आयरन का, इनको यूज़ पता चल गया, उसके वजह से एक्सपेंशन होना। उसके बाद हम देखते हैं कि अब हम बार बार बोल रहे हैं कि कॉपर तो पहले से ही पता है हमें, कि लोगों को पता था उसके बारे में, हम हड़प्पा के टाइम से बोल रहे हैं। आयरन के बारे में हम बोल रहे हैं, वो भी पता है। दैट मीन्स स्मेल्टिंग डेवलप हो सकती है, ऐसा है और ऐसा था भी, ये हमें पता चला है एविडेंटली। तो वहाँ पे स्मिथ्स भी थे। स्मिथ्स कौन हो गए? जो कि किसी मेटल को लेकर के उससे चीज़ें बनाते होंगे। एंड स्मेल्टर्स भी हुआ करते थे जो कि ओर से मेटल को निकाल सकते थे। उसके अलावा भी हमने और दूसरे तरह के देखे कि आर्टिजन्स वहाँ पे प्रेजेंट थे। जैसे कि देखा हमने वीविंग करते थे, वीविंग ज़्यादातर फीमेल्स किया करती थी। उसके बाद हमने लोग देखे जो कि लेदर के प्रोडक्ट्स बनाते थे। फिर हमने ऐसे लोग देखे जो कि कारपेंटर्स थे। ऐसे लोगों की भी प्रेजेंस पता चली जो कि पॉटर्स थे। अब जब हम पॉटर्स की बात करते हैं, बार बार जिस भी सिविलाइजेशन के बारे में या जिस भी एरा के बारे में हम बात कर रहे हैं, बार बार नाम आ रहा है पॉटर्स का। जैसे पीरियड के बारे में रादर हम बात कर रहे हैं जब भी, तो इस पीरियड की जो स्पेसिफिक और जेनिथ वाले टाइम की जो पॉटरी थी, उसका नाम हमने क्या रखा, उसका नाम हमें पता है, हम उसको बोलते हैं PGW। PGW का मतलब हो गया पेंटेड ग्रे वेयर। पेंटेड ग्रे वेयर क्यों? क्योंकि मोस्टली दे वर लाइक पेंटेड ग्रे कलर से। एंड उसके अलावा रेड वेयर जो था, पेंटेड ग्रे वेयर और रेड वेयर हमें काफ़ी मिले हैं। उसके अलावा हमें यहाँ पे ब्लैक रेड वेयर, जैसे कि हड़प्पा के टाइम हमने देखा, वो भी मिला है। उसके अलावा ब्लैक स्लिप्ड वेयर, वो भी मिला है। ब्लैक स्लिप्ड वेयर क्या होते हैं? ये उस तरह की पॉटरी होती है जिसमें एक मटीरियल होता है, उसको हम बोलते हैं स्लिप। वो क्या होता है? एक विस्कस सा मटीरियल होता है। अब हमें पता है जब पॉटरी बनानी होती है तो वी हैव टू फायर इट इन द सेंस कि हम उसको आग में डाल देते हैं सो दैट उसको स्ट्रेंथ मिले। उससे पहले ही एक विस्कस सा लिक्विड होता है, स्लिप बोलते हैं जिसको, उसको हम उस पॉटरी के ऊपर डाल देते हैं। लाइक काइंड ऑफ अभी जब वो पूरी तरह हार्ड नहीं हुई होती है, वो एक तरह का मेथड है जिसके ज़रिए हम पॉटरी के ऊपर डिज़ाइनिंग करते हैं, मानी पेंटिंग की तरह। अब इसको ब्रश से कर सकते हैं, इसको करने के फिर कुछ पाइप्स होते हैं उनके ज़रिए हो सकती है। तो ये एक तरह का स्लिप वेयर का मतलब होता है एक ऐसी चीज़ जिसके ऊपर हमने विस्कस लिक्विड डाला जिसकी वजह से उसके ऊपर डिज़ाइन बने। तो ये चारों तरह की पॉटरी वहाँ पे मिली है, लेकिन वी आर मोर कंसर्न अबाउट PGW क्योंकि ये उसकी इंडिकेटिव पॉटरी मानी जाती है। तो इस तरह के आर्टिजन्स वहाँ पे थे, इस तरह से ये लोग एग्रीकल्चर कर रहे थे। अब ये जो पीपल थे, हमने अभी महाभारत के बारे में बात करते हुए हमें ये रियलाइज़ हुआ कि मैंने कहा कि बर्न ब्रिक्स के बारे में बात हुई लेकिन हमें मिले नहीं। तो फिर मिला क्या है, किस तरह के घर थे, क्या थे, आइए उनके बारे में बात करते हैं। कि जो लोग थे अब उस टाइम पर दे वर लिविंग इन मड ड्वेलिंग्स, मड के बने हुए इनके घर होते थे। ये इनके सेटलमेंट्स जो थे, इसी वजह से हमें एविडेंटली पता चल गया है कि हाउसेस जो थे वो मड के थे, बर्न ब्रिक्स के नहीं थे। उसके अलावा कुछ और जो इनके बारे में हम ड्वेलिंग्स से रिलेटेड बातें करते हैं, उसमें ये आ जाता है कि हमें टर्म मिली है नगर। तो ये नगर है, दिस टर्म सिग्निफाइड के जहाँ पे लोग रहते थे और इस तरह का एरिया, उसके लिए ये टर्म यूज़ हुई है। अब इसकी एग्जांपल में हमारे पास क्या आता है, जैसे कि हस्तिनापुर आता है, कौशंबी आ जाता है। कौशंबी कौन सा एरिया हो गया? ये वो एरिया है जहाँ पे जब महाभारत हुई तो वहाँ पे रिमेन्स थे। वो रिमेन्स हमें थोड़े डिस्टेंस के बाद मिले हैं। किस जगह पे मिले हैं? वो एरिया कौशंबी का एरिया है जो कि इलाहाबाद वाले रीजन में फॉल करता है। तो क्या हुआ था, तो उससे हमें क्या पता चला कि एक्चुअली उस पूरे एरिया में जहाँ पे महाभारत हुई थी वहाँ पे फ्लडिंग हुई थी। फ्लड आने के वजह से सारा जो वहाँ के रिमेन्स थे वो ऐसे ट्रांसफ़र हो गए थे। एंड हमने फिर कौशंबी में हमें काफ़ी एविडेंटली काफ़ी कुछ मिला। अब हम इसी से बात हमारे पास निकल के आती है कि जो नगरा थे, ये वर्ड आया, दैट मीन्स कुछ ना कुछ एस्टैब्लिशमेंट्स तो हो ही रही थी, लेकिन साथ में हमें एक और चीज़ पता चलती है कि जो पेजेंट्स थे उस टाइम पर, जो पेजेंट पॉपुलेशन थी, दे वर नॉट कॉन्ट्रीब्यूटिंग टूवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ द टाउन। तो इसके साथ साथ में हमें ये पता चलता है कि
इनका जो डेवलपमेंट था वो एक स्पेसिफिक लेवल पे था। क्या लेवल थी कि मड के हाउसेस बन रहे थे, उसी लेवल के ऊपर। अभी इनके टेक्नोलॉजिकली उतना ज़्यादा एडवांस और इस तरह की चीज़ें नहीं थी। ये हम बार बार क्यों बोल रही हूँ मैं, क्योंकि जब हम इसका नेक्स्ट फेज पढ़ेंगे वैदिक के बाद वाला, तो हम देखेंगे कि कई जगहों पे क्या हुआ है, मार्क्स मिले हैं ज़मीन में, उसके बेसिस के ऊपर कंक्लूड किया गया है कि शायद हाउसेस वुडन होते थे क्योंकि वहाँ गैप्स उस तरह के मिले हैं। दैट इज़ वाई टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट का वो एक तरह का एविडेंस बनता जाता है। फिर बाय द टाइम ये लेटर वैदिक वाला फेज जब तक एंड हुआ है, तब तक हम देखते हैं कि एरियाज थोड़े से अर्बन होने लगे हैं। उस वजह से हमने उनको टर्म दे दिया है प्रोटो अर्बन। तो ये था इनका रहने का तरीका। अब जो इनकी लाइफ थी उसमें एक नॉर्मल सोशल लाइफ में बहुत सारे एविडेंटली कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जो कि इनकी लाइफ को डिफाइन करती हैं। अभी देखिए, इससे पहले तक हमने जब भी बात की, हमने बोला, जब हमने वैदिक पीरियड की बात की, हमने बोला कि ये कोई ट्रेड कॉमर्स नहीं करते थे। लेकिन इस पीरियड में हम देख रहे हैं एग्रीकल्चर का हल्का सा प्रोड्यूस इंक्रीज हुआ है। बाकी हमने ये भी कहा कि बहुत सारे आर्टिजन्स भी आ गए हैं। बेस्ड अपॉन दीज टू इन्फॉर्मेशन हम ये भी कहते हैं कि थोड़ा बहुत ट्रेड एंड कॉमर्स भी आ चुका था। उसमें एक जगह जिनके साथ इनका ट्रेड के बारे में थोड़ा सा आइडिया है वो ये है कि बेबीलोन के साथ किया करते थे ये ट्रेड। उसके अलावा इनकी लाइफ में और क्या था, काफ़ी सारे चेंजेस आ चुके थे, उस तरह के चेंजेस जो आज भी हम अपनी सोसाइटी में कंटिन्यू होते देखते हैं। जब हमने वैदिक के बारे में बात किया तो हमने क्या कहा कि कलर का आइडिया हो चुका था, कि कलर बेस्ड हल्का डिस्टिंक्शन था कि ठीक है, द पीपल हु द इन्वेडर्स या फिर जिनको कहें जो आए थे, दे वर ऑफ द फेयर कलर, एंड जो यहाँ के अपने इनहेबिटेंट्स थे दे वर द ऑफ द डार्कर कलर। कलर का नाम हमने बोला कि वर्ण मीन्स कलर, द वर्ना सिस्टम का जो वर्ड है। अब जाकर के हम देखते हैं कि वर्ना सिस्टम जो है वो और थोड़ा ज़्यादा इस्टेब्लिश होने लगा था लोगों की लाइफ में। 4 वर्ण जो आज भी हमारे लाइफ का एक, हमारी कंट्री में सोशल सिस्टम का एक बहुत ही एविडेंट हिस्सा है, वो हमारे सामने आ गए थे। द ब्राह्मण्स, क्षत्रियाज, वैश्याज एंड शूद्राज। ये जो कास्ट सिस्टम था और जो इससे एसोसिएटेड इवल्स आज भी हम देख रहे हैं अपनी सोसाइटी में, जिस तरह की अभी भी हम प्रॉब्लम्स और बिहेवियरल इश्यूज लोगों में देखते हैं बेस्ड अपॉन देयर कास्ट, जो मिसबिहेवियर हम देखते हैं लोगों के अंदर, ये कहीं ना कहीं शुरू हो चुके थे। किस तरह से कि जो ब्राह्मण्स थे दे वर द प्रीस्ट, जो क्षत्रियाज थे ये वॉरियर्स थे, फिर जो वैश्यास थे ये थर्ड थे, या फिर जो इसके लिए एक और वर्ड हम बोल सकते हैं विस। हमने पिछले लेक्चर में भी बोला विस क्या था, मास ऑफ पीपल या सिंपली पीपल, जो पीपल थे दे वर विस। तो ये दिस ग्रुप मेड दिस थर्ड क्लासिफिकेशन। और उसके बाद शूद्रास। पहले इन लोगों ने 3 लोगों के बारे में बात की थी। जो ये चौथा शूद्रास का ओरिजिन होने की बात है, उसमें कई सारी बातें बोली गई हैं। उसमें से एक ये भी है कि कहीं और ऐसा नहीं हुआ, बाकी जगहों पे सिर्फ 3-4 डिवीजन हो पाए। जैसे हमने पहले लेक्चर में वैदिक वाले के पढ़ा के ईरान में भी थे इस तरह के डिवीजन, लेकिन 4 डिवीजन नहीं था। हमारे यहाँ इस वजह से हुआ क्योंकि नेटिव पॉपुलेशन को इसके अंदर डालने की कोशिश की गई। बट स्टिल ये जो डिवीजन है इसको हमें आज की तरह से नहीं देखना चाहिए। आज हमने इसको बहुत एक्सट्रीम बना दिया है और बहुत ही एक तरह से इसमें बहुत सारे एंटी सोशल एलिमेंट्स हमने डाल दिए हैं। इस टाइम पर डिफरेंसेस थे, स्ट्रैटिफिकेशन की प्रॉब्लम्स थी, लेकिन इस लेवल का नहीं था जिस लेवल का आज हम अज्यूम करते हैं और जिस तरह की प्रॉब्लम्स आज हमें पता चलती हैं, वो भी अभी हम देखते जाएंगे कैसे। तो ये बने। इनमें से अभी सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ब्राह्मण्स की। अब जो ब्राह्मण्स थे ये कौन थे? ये प्रीस्ट थे। आज भी ब्राह्मण्स को हम एसोसिएट करते हैं प्रीस्टहुड के साथ। ऐसा कहा गया है कि पहले 16 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रीस्ट हुआ करते थे। उसमें से एक जो थे वो डोमिनेंट हो गए। वो कौन से वाले थे? ब्राह्मणास। तो वो एक पूरी क्लास बन गई। उसके बाद फिर हमारे पास आ जाता है कि सोशल लाइफ में ही कि इंक्रीज़ हुआ इनके ब्राह्मण्स की सिग्निफिकेंस में इंक्रीज़ हुआ इसके वजह से, क्योंकि लाइफ में सैक्रिफाइसेस और रिचुअल्स का सिग्निफिकेंस बहुत इंक्रीज हो गया था। अभी मैं आपको बताती जाऊंगी कि कौन कौन से रिचुअल्स होते थे, किंग्स कैसे रिचुअल करते थे, लोग अपनी प्राइवेट लाइफ में क्या क्या रिचुअल्स करते थे। उसकी वजह से इतना ज़्यादा इंक्रीज हो चुका था कि ब्राह्मण्स की सिग्निफिकेंस कंटिन्यूसली सिर्फ इंक्रीज ही होती जा रही थी। एंड बाकी लोग जो थे समहाउ इनकी लाइफ इन पर डिपेंड हो रही थी, जैसे कि किंग्स की। कैसे वो भी पता चलेगा। ओके, सो जो ये ब्राह्मण्स हुआ करते थे इनके बारे में ये हम समझते हैं कि ये वो लोग थे जिनका जो इनका क्या फंक्शन होता था। इनको कहा गया है एक
ब्राह्मणा टेक्स्ट हमने बात की, ब्राह्मणा टेक्स्ट में से एक वैरायटी जो है वो है अतरिया ब्राह्मणा। इसने कहा है कि ब्राह्मण्स कौन थे, डिफाइन करने की कोशिश की है 3 क्वालिटीज़ के जरिए। ब्राह्मण्स वो थे जो गिफ्ट एक्सेप्टर हुआ करते थे, ये वो थे जिनका काम था लाइवलीहुड सीख करना, एज लाइक दीक्षा लेना एक्सेट्रा। एंड देन थर्ड ये कि ये इनकी क्वालिटी ये भी थी कि दे कुड बी रिमूव्ड बाय द किंग। दैट मीन्स इससे हमें क्या पता चल रहा है, अगर ये रिमूव किए जा सकते थे, किंग इनको कर सकता था, दैट मीन्स अभी भी उतना ज़्यादा वाटर टाइट नहीं था डिवीजन। At his will, the king could remove him. So ब्राह्मण्स के अलावा फिर हमने बात की थी कि दूसरा जो ग्रुप था वो था क्षत्रियास का। क्षत्रियास कौन थे, जो हमारे वॉरियर्स एंड प्रोटेक्टर्स थे, जो किंग्स थे, दे फेल इनटू द कैटेगरी ऑफ क्षत्रियास। ये हम आज भी देख रहे हैं, इजीली वी कैन रिलेट उनका जो फंक्शन था। फिर उसके बाद हमारे पास थर्ड ग्रुप जो आ जाता था वैश्यास का होता था। इसका मैंने ये बताया कि ये वो लोग थे जो कि क्वांटम ऑफ द पॉपुलेशन फ्रेम करते थे, ये वो लोग थे जो कि मेजर पॉपुलेशन जो थी कंप्राइज्ड ऑफ दीज पीपल थी, एंड दीज वर द पीपल जो कि ट्रिब्यूट दिया करते थे किंग को, जो कि सप्लाई करता था, लाइक दैट एक्टेड एज द फाइनेंस फॉर द किंगडम। अब इनका देयरफॉर अतरिया ब्राह्मणा क्या बोलती है हमें कि दीज वर द ट्रिब्यूट पेइंग पीपल, दीज वर द पीपल। इनके बारे में 2 चीज़ें और लिखी गई, हु कुड बी ओप्रेस्ड एट विल एंड हु वर मेंट टू बीट। फिर उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास शूद्रास। शूद्रास जो जाते थे ये इसको लास्ट ग्रुप की तरह ऐड किया। अब हम इससे डिस्टिंक्शन देखेंगे कि वर्ड्स में क्या डिस्टिंक्शन आई। सबसे पहले तो इनके बारे में ये बोला गया कि these were the people who were the servants of the others। फिर सेकेंड थिंग जो ये बोली गई वो ये कि these were the people who were to be beaten, and the third thing that was said was that these people could be made to work at will whenever, जब भी बाकी 3 जो थे वो चाहते तो कभी भी इनसे काम करा सकते थे। तो ये डिवीजन आ चुका था। स्ट्रैटिफिकेशन जो था, स्ट्रैटिफिकेशन अब सोसाइटी का एक सिग्निफिकेंट पार्ट बन चुका था, काफ़ी हम बोल सकते हैं कि कम्प्लीटली एक्सेप्टेड हो चुका था, सिग्निफिकेंस भी दिखा चुका था, इसके नुआंसेस भी हमारे पास क्लियरली समझ आ गए थे, बट स्टिल उतना वाटर टाइट नहीं था जितना कि आज हम देखते हैं। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल ली जाती है कि जैसे कि रथ बनाने वाले जो होते थे, चैरियट मेकर्स, जिनको कि हम बोलते हैं रथकार, ये जो लोग थे इनका हाई स्टेटस होता था, डिस्पाइट बीइंग के ये दूसरे ग्रुप को बिलोंग करते, लेकिन तब भी इनका हाई स्टेटस होता था। इससे पता चलता था कि आपका जो क्लास है या स्टेटस है वो एक ग्रुप होने के बावजूद आपको स्टेटस हाई मिल सकता है बेस्ड अपॉन आपकी यूटिलिटी। कैसे अब इसकी यूटिलिटी जो रथकार है इसका हम इसके हाई स्टेटस को कैसे जस्टिफाई करते हैं, ये एक अभी हम एक रिचुअल के बारे में पढ़ेंगे कि अश्वमेधा करके एक रिचुअल हुआ करता था। उसके अलावा भी हम पढ़ेंगे कि 2 तरह के रिचुअल होते थे। एक जो था अभी मैं बताऊंगी किंग्स का स्पेशल वाला जो होता था, उसमें जो चैरिटियर्स होते थे वो उस रिचुअल में जा सकते थे, वो किंग के रिचुअल्स में वहाँ पे प्रेजेंट होते थे। दैट मीन्स इनको स्टेटस बहुत हाई दिया जाता था। तो ये एक चीज़ आ जाती है हमारे पास में। उसके बाद जो सोसाइटी थी, एक तो हमने समझ लिया कि 4 वर्ण में डिवाइड हो चुकी थी। उसके बाद एक नया सिस्टम आ चुका था इनकी लाइफ में, जिसको कि आज भी हम रिकॉग्नाइज करते हैं गोत्र नाम से। तो गोत्र क्या थे? क्लैन थे। गोत्र का असली मतलब क्या होता है? जहाँ पे काऊ को रखा जा सके। तो कम्युनिटी ओनरशिप वाली जगहें जहाँ पे कम्युनिटी की काउज रखी जाएं, उस वर्ड से निकला ये वर्ड। इससे क्या हुआ कि एक तरह का प्रॉपर्टी के कंसेप्ट से आता गया ये कंसेप्ट और बन गया क्लैन को डिफाइन करने का एक मेथड। और इवेंचुअली क्या हुआ कि क्लैन एक्सोगैमी शुरू हो गई कि गोत्र के बाहर ही शादी होगी। इसके काफ़ी सारे रीजंस थे, वो हम आगे चल के और भी ज़्यादा समझ लेंगे दूसरे टॉपिक्स के साथ साथ में। अब वर्ण भी आ गया, गोत्र भी आ गया। फिर अब हम बात करते हैं कि फैमिली लाइफ कैसी थी। अब ये 2 तरह के डिस्टिंक्शंस हमने समझ लिए, स्ट्रैटिफिकेशन आ गई और इस तरह का जो लोगों का इन जनरल एटीट्यूड था, फैमिली में जो एटीट्यूड था वो ये था कि पेट्रियार्की अब और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई। तो फैमिली में क्या था कि जो फादर था उसकी सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई। फादर की सिग्निफिकेंस के साथ साथ में हम ये देखने लगे कि प्राइमोजेनेचर आ गया। जैसे कि प्राइमोजेनेचर का पहले भी आपको मतलब बता चुकी हूँ कि जो एल्डेस्ट सन है उसको सारा चार्ज दे देना आफ्टर द फादर। तो ये हमने किंग से रिलेशन में बात की कि किंग का जो एल्डेस्ट सन था वो फिर किंग बन जाता। फैमिलीज में भी इस तरह का प्राइमोजेनेचर वाला सिस्टम स्टार्ट हो गया। फिर उसके बाद बात होती है कि मेल्स की जो सिग्निफिकेंस थी वो और
ज़्यादा किस तरह से बढ़ी, क्योंकि और हमें कैसे पता चलता है कि बढ़ गई, क्योंकि मेल एंसेस्टर्स की वर्शिप शुरू हो गई। आज भी हम अपने एंसेस्टर्स को वर्शिप करते हैं। हमारी कंट्री में ट्रेडिशन है कि हम जो हमारे एंसेस्टर्स होते हैं उनको डेटीज़ की तरह ट्रीट करते हैं, उनके नाम पे पूजा होती है एक्सेट्रा। वो वाली चीज़ शुरू हो चुकी थी और उसमें मेल एंसेस्टर्स के लिए वो चीज़ शुरू हो चुकी थी। फीमेल्स जो थी उनका स्टेटस काफ़ी लो हो चुका था। कहीं ना कहीं जो शूद्र और फीमेल्स थे उनका स्टेटस जो था वो सोसाइटी में इन जनरल काफ़ी लो था। बहुत सारी चीज़ों में फीमेल्स को इंक्लूड नहीं किया जाता था। जैसे इवन शूद्र के बारे में अगर हम बोलें कि वो वाली जो क्लास थी, जैसे कि उनको मना था गायत्री मंत्र पढ़ना, तो इस तरह के काफ़ी सारे लिमिटेशंस, रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए थे। विमेन जो थी उनके ऊपर भी काफ़ी सारे रेस्ट्रिक्शंस थे, बट स्टिल जैसे बार बार हम कह रहे हैं उतना वाटर टाइट कुछ भी नहीं था। जैसे कि अभी बात की थी मैंने अश्वमेधा वाले रिचुअल की, उसी रिचुअल में अगर हम देखते हैं तो जो क्वीन होती थी वो किंग के साथ में बैठा करती थी, तो दैट मीन्स विमेन जो थी उसको इंक्लूड किया जाता था। उसके अलावा लेकिन हम ये भी देखते हैं कि बहुत सारी जगहें जहाँ पे विमेन पहले होती थी अब वहाँ पे नहीं थी। जैसे कि हमने बात की थी सभाज और समितिज की, वहाँ पे अब विमेन का जो पार्टिसिपेशन था वो नहीं था जैसे कि पहले हमने अर्ली वैदिक टाइम्स में देखा। फिर उसके बाद हम ये भी देखते हैं कि विमेन जो थी, कुछ थियोलॉजियंस जो उस टाइम की रही वो फीमेल भी रही। इससे पहले भी हमने देखा कि अर्ली वैदिक टाइम में भी काफ़ी सारी विमेन थी जिन्होंने कि पोएम लिखी थी एक्सेट्रा। अभी भी हम देख रहे हैं कि कुछ थियोलॉजिस्ट थी जो कि फीमेल थी, लेकिन स्टेटस ओवरऑल इन जनरल याद रखिए कम हो चुका था इसके सेकंड फेज में। इसके साथ साथ में एक और जो सिग्निफिकेंट सोशल लाइफ का पोर्शन था वो ये था कि मैरिजेस जो थी वो 2 टाइप्स की हम बात करते हैं। 2 टाइप्स की मैरिजेस एग्जिस्ट करने लगी थी। अनुलोम, ANULOMA, अनुलोम, एंड देन प्रतिलोम। अनुलोम का मीनिंग ये है कि जो ग्रूम था वो हायर कास्ट का था और जो वाइफ थी वो लोअर कास्ट की थी, और रिवर्स कर दें तो वो प्रतिलोम हुआ करता था। तो ये 2 तरह की मैरिजेस को रिकॉग्नाइज करने लगे थे। उसके अलावा भी बहुत अलग अलग वैरायटी की मैरिजेस को रिकॉग्नाइज किया जाने लगा, जैसे कि कुछ ऐसी मैरिजेस जिसमें कि ब्राइड प्राइस पे की गई हो, कुछ ऐसी मैरिजेस जिसमें डाउरी पे की गई हो, कुछ ऐसी मैरिजेस जिसमें विमेन को किडनैप करके मैरिज हुई हो, और लव मैरिजेस वर ऑल्सो रिकॉग्नाइज्ड। एंड ये अलग अलग वैराइटीज़ की जो मैरिजेस थी इनको स्पेसिफिक तरह का पॉजिटिव एंड नेगेटिव एसोसिएट करके, बट देन दे वर रिकॉग्नाइज्ड एज हैपनिंग इन द सोसाइटी। सो ये भी एक सोशल डेवलपमेंट हम कह सकते हैं। इसके वजह से हम इसको बोल रहे हैं क्योंकि जब हमने वैदिक टाइम पढ़ा तो हमने कहा मैरिजेस हो रही थी और मैरिजेस का हमने सिस्टम भी बताया, लेकिन हमने साथ साथ ये भी कहा कि पॉलीएंड्री भी एग्जिस्ट कर रही थी और उसके अलावा कुछ और तरह के भी सिस्टम्स एग्जिस्ट कर रहे थे। जैसे हमने एग्जाम्पल दी है उसमें मारूत की, उसमें हमने एग्जाम्पल दी थी अश्विन ब्रदर्स लिविंग विद द डॉटर ऑफ द सन गॉड। तो इस तरह से जो वो एक प्रिमिटिव लाइफ की प्रोमिस्क्यूइटी थी वो चीज़ अब हम देख रहे हैं कि वो ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो चुकी है, और जो ये सिस्टम है ये सोशल सिस्टम मैरिज इसके फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, और इसके साथ मोरालिटी को अटैच किया जा रहा है और इसको डिफरेंट लेवल्स में हम क्लासिफाई कर रहे हैं। तभी हमने अनुलोम प्रतिलोम इस तरह के नाम भी निकाले। तो ये एक इनके लाइफ का पोर्शन हुआ। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि जैसे हमने बात की कि 4 वर्ण आ गए थे, वैसे ही एक और चीज़ इनकी लाइफ में आ चुकी थी जिनको कि आज हम रिकॉग्नाइज करते हैं, आश्रम्स। उपनिषद में लिखा हुआ हमें मिला इसके बारे में। 4 तरह के आश्रम आज भी हमें पता है। ये 4 पार्ट्स होते हैं एक ह्यूमन बीइंग के लाइफ के, जिसके अकॉर्डिंग उसको अपनी लाइफ जीनी होती है, जिसमें आता है ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वनप्रस्थ एंड सन्यासिन। पहले जब हमें मिला तो पहले हमें ये 3 मिले लिखे हुए, जो 4th वाला था नहीं मिला बाद में। देन दिस वाज आल्सो फाउंड इन द टेक्स्ट। अब जहाँ तक इसका सवाल है ये ऐसा है कि आश्रम्स हमें क्या बताते हैं, दैट अ पर्सन शुड फर्स्ट ऑफ ऑल लिव द लाइफ ऑफ अ स्टूडेंट, और उसको सीखना चाहिए कि लाइफ कैसे जीनी है। जब वो अपनी स्टूडेंट लाइफ से सब कुछ सीख करके वापस आएगा फिर उसकी एक और ड्यूटी शुरू होती है। ये सारी एक तरह की ड्यूटीज़ हैं इंसान की। फिर उसकी नेक्स्ट ड्यूटी हो जाती है टू स्टार्ट हिज हाउस होल्ड लाइफ। फिर वो चलती है और
एक सर्टेन एज के बाद जब वो अपने हाउस होल्ड लाइफ वाली ड्यूटीज पूरी कर लेता है, देन दैट पर्सन हैज़ टू लिव द लाइफ ऑफ अ हर्मिट। जंगल में चले जाएंगे, फॉरेस्ट में चले जाएंगे, उस तरह से रहेंगे, तभी उसको वानप्रस्थ बोलते हैं। लास्ट में जा करके ऐसा होता है, ये सारी चीज़ें करके then that person has to become a सन्यासी। सन्यासी completely means कि अब नॉर्मल लाइफ या जो अर्थली लाइफ है उससे एक कट ऑफ। उससे पहले इवन वानप्रस्थ में भी ही डज हैव इंटरेक्शन विद द अदर पीपल। कभी ऐसा भी हमने देखा है कि द वाइफ ऑल्सो बिकम्स अ वानप्रस्थ पर्सन। तो इस तरह की चीज़ें, तो ये सिस्टम आ चुका था, बट इतना क्लियरली अभी भी इस्टेब्लिश नहीं हुआ था ये सिस्टम की। लेकिन शुरुआत होने का मतलब ये है कि अब लाइफ के डिविजन्स को इसलिए लिया जा रहा था बिकॉज नाउ जो लाइफ थी वो और ज़्यादा सेटल हो रही थी। अब इसके फिलोसफिकल थॉट्स बढ़ रहे थे। इसका क्या मतलब होता है, ये हम हर जगह पे देखेंगे, हर सिविलाइजेशन में, नॉट जस्ट इन इंडिया। जैसे जैसे लाइफ सेटल होती जाती थी लोगों की, जैसे जैसे उनके पास टाइम बढ़ता जाता था, फिर वो सोच पाते थे। जब सोचना शुरू होता था तो फिलोसफीज डेवलप होती थी। जब फिलोसफीज डेवलप होती थी तो उसमें अलग अलग नुआंसेस डेवलप होते थे। जैसे कि एक ये कि लाइफ को अच्छी तरीके से जीने का क्या तरीका होगा, तो ये डेवलप हुआ कि ये 4 तरह के 4 डिविजन्स होने चाहिए जिसमें कि इंसान अच्छी तरीके से अपनी ड्यूटीज़ निभा सके टूवर्ड्स हिमसेल्फ एंड टूवर्ड्स द पीपल हु आर एसोसिएटेड विद। ये एक्चुअली सारा कुछ बेस्ड है, एक कंसेप्ट होता है ऋण का। ऋण का मतलब क्या होता है, जो कर्जा है हम पे, उस ऋण के बेसिस के ऊपर कि आप अगर पैदा हुए हो तो आपके ऊपर एक कर्ज है, अब आपको कैसे कैसे क्या क्या स्टेज पे क्या क्या करना है। एनीवेज, तो ये एक सिस्टम इनके यहाँ शुरू हो चुका था, बट नॉट कम्प्लीटली एस्टैब्लिश्ड। इसके बाद अगर हम देखेंगे, अब इतना कुछ वहाँ पे हो ही रहा था, लाइफ इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनती जा रही थी, इनके पास मेटल भी आ गया था, एग्रीकल्चर भी हो रहा था और थोड़ा बहुत ट्रेड भी कर रहे थे, अपनी लाइफ भी जी रहे थे, वॉर पे वॉर भी हो रही थी, इंटरेक्शन था 2 डिफरेंट तरह के लोगों का। तो उसकी वजह से एक पॉलिटिकल सिस्टम तो डेफिनेटली एग्जिस्ट करना चाहिए था। इससे पहले भी हमने बात की थी जब वैदिक वाले टाइम की, तो हमने बहुत सारे जो चीज़ें देखी वहाँ पे काइंड ऑफ उसका एक्सटेंशन हुआ, यहाँ पे थोड़ा बहुत चेंज आया। वो देखते हैं क्या क्या था। सबसे पहली चीज़ जो हम बात करते हैं वो है कि किंग का क्या हुआ। किंग जो था उसकी सिग्निफिकेंस अब और ज़्यादा बढ़ गई क्योंकि टेरिटरी इनके पास काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। इनफैक्ट 1-2 जो ब्राह्मणास हैं उनके हिसाब से हमें ये भी पता चलता है कि किंग की डिविनिटी के बारे में भी थोड़ा बहुत वो चीज़ आ चुकी थी सोसाइटी में कि उसको डिवाइन समझना शुरू कर देना। किंग जो थे, किंगशिप के बारे में जैसे वैदिक टाइम में हमने बात की कि मोनार्की थी, मोनार्की के साथ में हमने बोला था हेरिडिटरी थी और प्राइमोजेनिचर था। वो तीनों चीज़ें आज भी एग्जिस्ट कर रही थी यहाँ पर भी। उसके साथ में लेकिन हमें एक और एविडेंस मिलता है कि कहीं कहीं पे हमें टेक्स्ट से समझ आता है कि शायद इलेक्शंस भी हुआ करते थे। तो जो इलेक्टेड पर्सन होता था उसको वो किंग बनाते थे। किसको इलेक्ट करते थे, जो बेस्ट होता। किस बेसिस पे बेस्ट होगा कि क्योंकि वो एक क्षत्रिय होना चाहिए जो किंग होगा, तो दैट मीन्स उसकी फिजिकल एबिलिटी देखी जाती है और बाकी बहुत सारे जो भी किंग में एट्रीब्यूट्स होने चाहिए, मेंटली अजाइल एटसेट्रा। तो उस तरह की चीज़ों को देख करके किंग को इलेक्ट किया जाता होगा। इसके भी एविडेंस थोड़ी बहुत हमें, इसके भी लिखा हुआ हमें कहीं कहीं पर मिला है। अब जहाँ तक किंग का सवाल है, उसको प्रोटेक्टर और प्रिजर्वर ऑफ द पीपल माना जाता था क्योंकि वहाँ पे कंटिन्यूसली हम बोल ही रहे हैं कि उनके कहीं ना कहीं पे इंटरेक्शंस हो ही रहे थे दूसरे तरह के लोगों के साथ, तो वॉर हो जाती होगी कभी भी। तो प्रोटेक्टर ऑफ द पीपल। इकोनॉमी को चलाने के लिए किंग जो था, किंग को लोग आकर के खुद से बलि दिया करते थे। बलि का मतलब क्या होता था, किंग को आकर के शेयर ऑफ देयर, ये हमने लास्ट लेक्चर में बात की, जो भी उनका प्रोड्यूस एटसेट्रा जो भी होता है उसका शेयर दिया करते थे, वो किंग के सामने ला करके प्रेजेंट किया करते थे। ये कौन से लोग होते थे, जिनको कि हमने बोला कि मास ऑफ द पॉपुलेशन, विस का नाम दिया। अब जहाँ तक किंग का सवाल है, हमने बोला महाभारत के टाइम से हमें पता चलता है कि वॉर ऑफ सक्सेशन जो थी वो भी शुरू हो गई थी। अदरवाइज हम बोल रहे थे कि क्लियरली प्राइमोजेनिचर था, लेकिन नहीं, उसके बाद हमने देखा कि उस तरह की चीज़ें हो सकती थी जैसे कि वॉर ऑफ सक्सेशन। एक नई चीज़ जो हमने शुरू होते हुए देखी, बार बार हम वैदिक टाइम में बात कर रहे थे कि ट्राइब्स थी, ट्राइब जो थी उनके एरियाज़ थे, उन एरियाज़ में वो वहाँ पे रहते थे, साइड ट्राइब रहा करती थी और इस तरह की बातें की। लेकिन हमने ये भी कहा था कि कोई भी ट्राइब अपने आप को उस जगह का मेन रूलर नहीं डिक्लेयर करती थी। हमने कहा कि कोई ऐसा स्पेसिफिक ऑफिसर नहीं था जिसको कि हम बोले कि उस एरिया का पूरा वो गवर्नर हो या कुछ इस तरह की कोई बात हुई नहीं थी। अब हम देखते हैं कि टेरिटरी जो है उसका कंसेप्ट ज़्यादा इस्टेब्लिश हो गया। कैसे इस्टेब्लिश हो गया कि जो किसी कोई अगर एरिया था वहाँ पे बहुत सारी ट्राइब्स थी, उसमें जो सबसे डोमिनेंट ट्राइब थी वो उस पूरे एरिया को अपना नाम दे देती थी। जैसे कि पंचालास जो थे, पहले हमने उनको जाना एक ट्राइब की तरह,
बाद में हमने उनको एक पूरी टेरिटरी को उनका नाम पड़ गया एंड उस टेरिटरी को हमने उस नाम से जाना। जो प्रिंसेस हुआ करते थे उनको हमने देखा कि वो इन एरियाज़ के, इन ट्राइब्स के हेड बन गए उस जगह पे। तो द आइडिया ऑफ टेरिटरी बिकेम क्वाइट सिग्निफिकेंट इन द लाइफ ऑफ द पीपल। उसी टाइम पर हम देखते हैं कि ये जो एक इम्पॉर्टेंट टर्म पिछले वाले लेक्चर में भी मैंने इसके बारे में मेंशन किया था, राष्ट्र। इस टाइम पर हमने नई टर्म आते हुए देखी जो कि राष्ट्र थी। लास्ट जैसे वीडियो में मैंने आपको बताया था, राष्ट्र जो थे वो कौन सा टेरिटरी थी जिसका कि किंग जो था वो रूलर था। तो ये आ गई। इसके साथ साथ में एक टर्म में ऊपर स्किप कर गई, वो मैं बता देती हूँ, उपनया। उपनयन का मतलब क्या होता है? सेक्रेड थ्रेड पहनना। UPANAYA। आज भी ये किया जाता है, उस टाइम पर और भी ज़्यादा सिग्निफिकेंस थी। जो पहले 3 वर्ण हमने बोले, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, उन तीनों के लिए ये होता था, लेकिन शूद्रास के लिए नहीं हुआ करता था। इसका मतलब क्या होता है कि एक सेरेमनी करना जिसके अंदर जो सेक्रेड थ्रेड है वो धारण करते थे, अगर देखा जाए तो। सो दिस वाज उपनया। ये अभी दिस वाज अ डाइग्रेशन। अभी हम वापस आते हैं पॉलिटिकल सिस्टम की तरफ। जो पॉलिटिकल सिस्टम था उसमें हमने एक और चीज़ वैदिक टाइम में देखी हुई थी, वो क्या था कि असेंबलीज होती थी। हमने बात की थी 4 तरह की, सभा, समिति, विधाता और गण के बारे में, लेकिन विधाता और गण अब गायब हो गए। अब यहाँ पे हमारे पास सभा और समिति है। इनको लेकर के एक पॉइंट मैं पहले बता चुकी हूँ कि अब इसमें फीमेल्स नहीं होती थी। पहले इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो जाया करता था, मतलब इक्वल इन द सेंस के नॉट इन टर्म्स ऑफ नंबर। वो कहीं पर हमारे पास इस तरह का तो लिखा हुआ नहीं है, लेकिन फीमेल्स वर बड़े आराम से दे वर अ पार्ट ऑफ इट। उसके अलावा फिर हमने बात की थी, जब इससे पहले वैदिक टाइम्स की, तो हमने बात की थी कि कुछ फंक्शनरीज थे जो असिस्ट किया करते थे किंग को, जैसे कि पुरोहिता के बारे में बात की थी, सेनानी के बारे में बात की थी, ग्रामणी के बारे में बात की थी। तो उनके साथ साथ में अब थोड़े से और आ गए। हमने कहा था कुछ ऑफिसर्स थे जो नहीं थे, जैसे कि टैक्स कलेक्शन के लिए कोई नहीं था, जस्टिस के लिए कोई नहीं था, इस तरह की हमने बात की थी। अब हम देखते हैं कि जस्टिस वाला जो काम है वो कौन कर रहा है, वो हमारा किंग कर रहा है। उसके अलावा लेकिन टैक्स कलेक्शन के लिए हमने एक न्यू पर्सन को देखा, उसका नाम क्या दिया गया? संग्रहित्री। इस SANGRHITRI संग्रहित्री। ये जो ऑफिसर थे, ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलेक्शन ऑफ द टैक्स। उसके अलावा भी हमने थोड़े थोड़े देखे। अब मैंने बोला ही था कि जो रथकार हुआ करते थे उनकी सिग्निफिकेंस थी, क्योंकि रथ की इन जनरल सिग्निफिकेंस थी। रथ क्या हो गया? जो अपना चैरियट होता था, जो चैरियटियर होता था, रथ को चलाने वाला, सारथी या सूता भी बोलते हैं उसको। तो ये जो थे, इनकी सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा थी। उसके अलावा अक्षवाप करके एक और हैं, कोरियर। तो these were a few additions to the list of the functionaries जो associated थे। इन सब के साथ साथ में जो किंग था, अब किंग की हेल्प के लिए हमने बोल दिया कि फंक्शनरीज थे, हमने ये भी कहा कि गवर्नेंस में हेल्प करते थे जो हमारी असेंबलीज थी। इसके साथ साथ में किंग्स की जो लाइफ थी उसका एक बहुत सिग्निफिकेंट पार्ट हम देखते हैं, रिचुअल्स थे। बार बार इन रिचुअल्स के बारे में बात होती है इसकी वजह से, क्योंकि ये किंग को हेल्प करते थे अपने रूल को एस्टैब्लिश करके रखने में। एक्चुअली अगर हम रिचुअल्स की बात करें तो वो 2 तरह के होते हैं। एक वो हुआ करते थे जिनको कि बोला करते थे लघु यज्ञ। यज्ञ हो गया रिचुअल, लघु यज्ञ हो गया छोटे लेवल का यज्ञ, छोटे लेवल का सैक्रिफाइस, छोटे लेवल का रिचुअल। ये वो थे जो लोग अपने हाउस होल्ड लेवल पे, प्राइवेट इंडिविजुअल अपनी लेवल पे करता। उसके अलावा दूसरे जो यज्ञ होते थे उसको बोलते थे महायज्ञ। महायज्ञ का मतलब वो जो कि रॉयल लेवल पे होता था, सेरेमनीज होंगी एक्सेट्रा, जिसके अंदर बड़े सारे लोगों को बुलाया जाएगा, सारी जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं उन सबको वो बुलाते हैं एक्सेट्रा। अब उसके कुछ टाइप्स देख लेते हैं। टाइप्स क्या है? राजसूया, इसका क्या मतलब हो जाता है? ये वो वाली सेरेमनी थी जिसके अंदर डिक्लेयर किया जाता था, या फिर जो किंग था उसके सुप्रीम पावर्स को लोगों के सामने डिक्लेयर किया जाता कि अच्छा ठीक है ये किंग है, राजसूया। फिर आ जाता है हमारे पास दूसरा वाजपेया, जो 3rd लिखा है मैंने यहाँ पे, ये वो वाला है VAJAPEYA। इसका मतलब होता है चैरियट्स की रेसिंग। फिर आ जाता है 2nd वाला, ये है अश्वमेधा। इसके बारे में हमने देखा है, शतपथ ब्राह्मण हमें बताती है।
जो ये अश्वमेधा है ये बहुत सिग्निफिकेंट हुआ करता था, क्योंकि इससे पता चलता था जो किंग है उसका पावर कितना है। इसमें क्या होता था, एक हॉर्स होता था, इसके बारे में हमें काफ़ी इस तरीके से पता है, लव कुश की एक बहुत बड़ी कहानी है इसको लेकर के, तो काफ़ी ये इंटरेस्टिंग सा एक रिचुअल हुआ करता था। इसमें जो किंग होता था वो अपने हॉर्स को छोड़ देते थे, वो हॉर्स जहाँ तक चाहता था ट्रैवल करता जाता था, दौड़ता जाता था। जिस टेरिटरी से वो दौड़ता जाता था उस टेरिटरी से अगर उस टेरिटरी के किंग ने उसको नहीं रोका और दौड़ते जाने दिया तो ये माना जाता था कि उस किंग ने एक्सेप्ट कर लिया कि जिस किंग का ये हॉर्स है वो उससे बेहतर है, वो उससे सुप्रीम है। फिर जिस टेरिटरी में अगर किसी किंग ने इसको रोक लिया तो जिसने रोक लिया उसके साथ इनकी वॉर हो जाती थी। अब वो जो किंग्स थे जिन्होंने इसको दौड़ने दिया था अपनी टेरिटरी से, उनको फिर बुलाया जाता था सेरेमनी में। रिचुअल वाली जो सेरेमनी हुआ करती थी, किंग अपने किंगडम में जो करता था वहाँ पे ये सारे एज गेस्ट आया करते थे। अब जो ये सेरेमनीज होती थी ये बहुत ही इलेबरेट हुआ करती थी। हमने जैसे बात की कि क्वीन जो थी वो भी सेरेमनीज में पार्टिसिपेट करती थी। उसके अलावा जो किंग का अपना किथ एंड किन था, जो उसकी फैमिली थी, जो भी इम्पोर्टेंट मेंबर्स थे वो तो उसमें होते ही होते थे, बाकी लोगों को भी उसमें इनवाइट किया जाता था। उस टाइम पर जो किंग था उसका पूरा ग्रैंडियर दिखाया जाता था, जैसे वो अपने थ्रोन पे बैठा होता, एंड देन जो किंग वो टाइगर की जो खाल होती उसका यूजेज, इस तरह की चीज़ें अपना दिखाने के लिए सिग्निफिकेंस कि वो किंग है, वो सारी चीज़ें उस टाइम पर होती थी। तो अश्वमेधा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट सा रिचुअल हुआ करता था। अब जो ये सैक्रिफाइसेस या फिर ये जो रिचुअल्स हुआ करते थे इनमें हमने बड़ी सारी चीज़ें होती देखी, जैसे कि जब सैक्रिफाइस होता था तो जो प्रिंसेस थे जितने भी वो ऑलमोस्ट सब लोगों को फीड किया करते थे, लोगों में लार्ज स्केल पर डिस्ट्रीब्यूशन होता था चीज़ों का, इस तरह का। तो मतलब किंगडम जो था वो काफ़ी उसकी सिग्निफिकेंस बढ़ चुकी थी। किंग जो था उसकी सिग्निफिकेंस ऐसी हो गई थी कि अब वो छोटे ट्राइब लेवल का लीडर या चीफटेन नहीं थे, अब वो एक्चुअली में किंग बन चुके थे। ये एक डिस्टिंक्शन आ चुका था सोसाइटी के अंदर। लेकिन तब भी एक चीज़ अभी भी जो थी वो पुराने ज़माने वाला ही इनका हाल था, वो ये था कि अभी भी इनकी कोई स्टैंडिंग आर्मी नहीं थी, अभी भी वॉर होती थी। तो जैसे हमने पहले भी बोला था कि जो ट्राइबल ग्रुप्स थे उनको बुलाया जाता था वॉर करने के लिए। तो ये था इनका, हम देखें एक जनरल जो पॉलिटिकल सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा था पूरे एरिया को कंट्रोल करने के लिए। अब ये सारी बातें पढ़ते हुए हमें ये पता चलता है कि इनकी लाइफ में रिलीजन का बहुत सिग्निफिकेंस था। इनकी लाइफ में जो रिलीजन का सिग्निफिकेंस था वो हमें इनके डे टू डे एक्टिविटीज़ से दिखने लगा था। जैसे हमने बोला कि फीमेल्स को कहाँ पे स्टेटस इनका चेंज हो गया, शूद्रास को गायत्री मंत्र नहीं पढ़ने दिया, ये सारी चीज़ें जो थी इससे हमें पता चलता था कि किस तरह से ये एसोसिएट कर रहे थे अपनी सोशल लाइफ को अपनी रिलीजियस लाइफ के साथ। स्पेसिफिसिटी में देखा जाए तो हमें एक चीज़ ये पता चलती है कि कुछ जो पहले हमारे पास सिग्निफिकेंट गॉड्स होते थे अब वो ख़त्म, उनका प्रेजेंस ख़त्म हो गया। जैसे कि इंद्र हुआ करते थे, पहले इंद्र सबसे इम्पोर्टेंट थे, जब हमने बात की कि पुरंदर उनको बोलते थे एट्सेट्रा, तो वो चीज़ ख़त्म होकर के अब नए कुछ जो गॉड्स थे उनकी सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई। पहला उसमें हम बात करेंगे प्रजापति की। प्रजापति जो कि क्या थे, द क्रिएटर, he had become one of the most significant gods। उसके अलावा हमारे पास दूसरे गॉड आ गए रुद्र एनिमल्स के, विष्णु द प्रिजर्वर एंड द प्रोटेक्टर, देन एक आगे गॉड पुशान, ये जो थे ये थे गॉड ऑफ कैटल। इवेंचुअली ऐसा हुआ कि ये इनकी वर्शिपिंग जो थी वो लिमिटेड हो गई टू द शूद्रास, सो ही बिकेम द गॉड ऑफ द शूद्रास, पुशान। अब जहाँ तक हम रिलीजन की बात करते हैं, पहले भी हमने ये जब वैदिक टाइम के भी रिलीजन की बात की थी तो हमने कहा था कि कैसे करते थे, तो हमने बोला था कि रेसिटेशंस हुआ करती थी, हिम्स होते थे। अब तो हम देख रहे हैं कि स्पेल्स आ गए हैं, चार्म्स आ गए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग इनका रिलीजियस सिस्टम आगे प्रोसीड किया करता था। जहाँ तक सैक्रिफाइस था, हमने बोला कि पब्लिक सैक्रिफाइस भी होते थे, हाउस होल्ड लेवल पे भी होते थे। जो पब्लिक सैक्रिफाइस थे वो बहुत सिग्निफिकेंट थे क्योंकि मोस्टली उसमें उसके साथ में किंग एसोसिएटेड होता था।
अब सैक्रिफाइसेस को लेकर के पहले भी मैंने आपको कहा था कि डिस्ट्रक्शन ऑफ कैटल होने लगी थी। डिस्ट्रक्शन ऑफ कैटल इन द सेंस कि जब सैक्रिफाइस होते थे, ऐसा लिखा हुआ है कि कोई एक सैक्रिफाइस हुआ था, उसके बारे में कहा गया है कि उसमें अप्रॉक्सीमेटली 2,40,000 या उससे भी ज़्यादा जो थी कैटल उसको सैक्रिफाइस किया गया था। तो इतना ज़्यादा सैक्रिफाइस हो रहा था कि नंबर ऑफ कैटल जो थी वही रिड्यूस होती जा रही थी। उससे इसको सब्सटैंशिएट करने के लिए एक एविडेंस हमारे पास ये है कि एक टर्म यूज़ होता था उस टाइम पर जिसको बोलते हैं गोगना, GOGHNA। इसका मतलब क्या था? ये टर्म था फॉर द गेस्ट। इसका मतलब होता था वन हु ईट्स काउ। तो ये इस तरह का टर्म जो है ये जस्टिफाई करता था कि कितना ज़्यादा लेवल के ऊपर सैक्रिफाइस हो रहा था। उसके अलावा रिलीजन को फॉलो करने का तरीका था कि अग्नि को कुछ अग्नि में डालना, जिसको हम कहते हैं कि वो जैसे आज भी हम देखते हैं हवन होते हुए अग्नि में कुछ ना कुछ डाला जाता है, तो उस तरह की चीज़ें उस टाइम पर भी हो रही थी। हमने पहले भी बोला वैदिक टाइम पर भी इट हैड ऑलरेडी स्टार्टेड। 2 टर्म्स जो इसके साथ में एसोसिएटेड हैं, याद कर लेनी चाहिए, याद रखने के लिए आसान सी है। एक हो गया यज्ञ, यज्ञ का मतलब सैक्रिफाइस। फिर एक है यज्ञमान, यज्ञमान YAJAMANA, ये सैक्रिफाइसर के लिए टर्म है। ये वो टाइम है जिस टाइम पर हम देख रहे हैं कि राइज ऑफ आइडोलेट्री जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। एज एन आइडल वर्शिप जो है वो काफ़ी इंक्रीज हो चुकी है। मैजिकल पावर्स जो थे वो वाली बात तो आ ही चुकी थी, क्योंकि हम बार बार कह रहे हैं कि स्पेल्स एक्सेट्रा जो थे वो तो थे ही थे। उसके अलावा फिर अब हम बात करते हैं कि अब इनकी लाइफ में हमने इन जनरल क्या क्या देखा। हमने इनकी लाइफ में ये देखा कि ये लोग प्रोग्रेस किए। हमने देखा वेस्टर्न पार्ट से ये लोग ईस्टर्न पार्ट की तरफ जाते रहे, उसके अकॉर्डिंग इनके फूड में चेंज आया, लाइफस्टाइल में चेंज आया। अब इनके कॉन्फिडेंस में चेंज आ गया, क्योंकि आयरन था इनके पास में, तो टूल्स बन गए, वेपन्स बन गए, इनने पॉटरी नहीं बना ली। ये सारी चीज़ें हमने देखा। इनके रिलीजन के चेंजेस देखे, पॉलिटी के चेंजेस देखे। अब जब ये अपने जेनिथ पे पहुँचने लगे, हमने क्या कहा था, पहले भी हमारी बात हुई थी कि हमने क्या कहा था कि अराउंड 1000 BC से लेकर के 600 BC के वाला जो टाइम था उसको हमने मान लिया ये लेटर वैदिक पीरियड। तो अब इस टाइम पर हमने देखा कि जो इतना ज़्यादा चेंजेस आए सोसाइटी के अंदर, इस चेंजेस के अगेंस्ट कुछ लोगों ने क्रिटिसाइज़ करना भी शुरू किया। क्रिटिसाइज़ क्या? जैसे कि अब कैटल का हमने बोल दिया कि इतना ज़्यादा कैटल का सैक्रिफाइस हो रहा था, तो ऑब्वियसली इसको कोई ना कोई क्रिटिसाइज़ तो करता है कि कैटल ही ख़त्म हो जाएगी। फिर अब जैसे हमने देखा कि जो प्रीस्ट थे, प्रीस्ट को बहुत दान दिया जाता था, तो प्रीस्ट जो थे उनको इस तरह का दान दिया जाता था कि गोल्ड भी दे रहे हैं उनको कभी कभी लैंड भी दे दिया जाता था, टेरिटरी दी जाती थी, लैंड नहीं बोल सकते हम, टेरिटरी दी जाती थी, फ्री लैंड। अभी हमने उतना नहीं देखा गोल्ड दिया और इस तरह की चीज़ें दी, तो काफ़ी कुछ लोगों की लाइफ बहुत ही ज़्यादा लग्जरी में, इट वाज कम्प्लीटली सराउंडेड बाय लग्जरी। तो इस तरह का लाइफस्टाइल में चेंज आ रहा था, तो लोगों ने कुछ लोगों ने क्रिटिसाइज़ करना भी शुरू किया। इसी से हम आगे चलते चलते जब हम नेक्स्ट लेक्चर्स की तरफ जाएंगे, हम देखेंगे कि कुछ ऐसे रिलीजन्स आए जिन्होंने, जो कि काइंड ऑफ रिफॉर्म मूवमेंट थे, जो कि लोगों को कहते थे कि अब ये सारी चीज़ों की तरफ इतना मटीरियलिस्टिक बनने की ज़रूरत नहीं है। जैनिज्म, बुद्धिज़्म की बात हो रही है। तो अब इस सारी चीज़ों का, इस चेंजिंग मेंटालिटी का, इस चेंजिंग माइंडसेट का, इस न्यूअर आइडियोलॉजी को हमने किस में देखा? उपनिषद में। उपनिषद में सीधे सीधे रिचुअल्स को क्रिटिसाइज किया गया है। उसके अलावा बात की गई है राइट बिलीफ एंड राइट नॉलेज की। बिलीफ एंड नॉलेज राइट होना चाहिए, ये 2 वर्ड्स हमें अभी नेक्स्ट लेक्चर में जब हम रिलीजन्स पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि कितना ज़्यादा हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं। एक नया चीज़ हम इसको कह सकते हैं रिलीजियस डेवलपमेंट, हम इसको कह सकते हैं सोशल डेवलपमेंट। वो ये था कि ब्राह्मणा जो थे, द डेटी, जो कि सुप्रीम डेटी जिनको माना जाता है, ब्राह्मण, ब्रह्मा, उनको उनसे लोग कनेक्ट करने लगे। एक तरह का एक नया सिस्टम हुआ जिसमें कि इंडिविजुअल पे फोकस करके एक नई सोच आने लगी। आत्मा, सेल्फ पर्सन जो था एक इंडिविजुअल, उसकी सिग्निफिकेंस और उसका कनेक्शन विद ब्रह्मा, ये एक नया सिस्टम सोसाइटी में ओरिजिनेट होने लगा। एक तरह का ये थॉट नया आ गया। इसकी वजह से ये हुआ क्योंकि लोग अब अपने आप को पूरे ब्रह्मा, जो सुप्रीम डेटी था ब्रह्मा, उसके साथ एसोसिएट करने लगे। तो बहुत सारे और भी नई नई चीज़ें आई जिसने के कॉन्ट्रडिक्ट किया एग्जिस्टिंग जो स्ट्रैटिफिकेशन या जो डिवीजन बिटवीन हायर एंड लोअर उस टाइम पर इस्टेब्लिश हो रहा था सोसाइटी में। तो आइडियाज़ जैसे कि
चेंजलेसनेस, इंडिस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ द सोल, इमॉर्टैलिटी ऑफ द सोल एट्सेट्रा, इस तरह की चीज़ें सोसाइटी में हमने आते हुए देखी। ये वो वाला टाइम था देयरफॉर कि जब टेरिटोरियली एक्सपेंशन हो रहा था, किंग्स जो थे उनकी डिविनिटी इस्टेब्लिश होने लगी थी, उनका एरिया जो उनकी टेरिटरी थी वो टेरिटरी एक्सपैंड होने लगी थी। लाइफ में लोगों के फिर से टेक्नोलॉजी, हमने बात की थी जब हड़प्पा ख़त्म हुआ तो टेक्नोलॉजी उनकी पूरी ख़त्म हो गई थी, बिल्कुल वापस से ट्राइबल वाला सिस्टम आ गया था, लेकिन अभी फिर से टेक्नोलॉजी का राइज होने लगा। हमने अभी बात की कि प्रोटो अर्बन हो चुकी थी सोसाइटी, तो जो प्रोटो अर्बन सिस्टम था इवेंचुअली इट विल ओनली राइज हायर और भी ज़्यादा सिविलाइज्ड सिस्टम की तरफ हम जाएंगे। ये वो टाइम था जिस टाइम पर हम कह सकते हैं कि छोटे छोटे एरियाज जो थे वो डेवलप तो हो ही रहे थे, इवेंचुअली दे विल गेट कन्वर्टेड इनटू बिगर लार्जर एरियाज, जिनको कि हमने बाद में रिकॉग्नाइज किया है एज महाजनपदास। अभी हम आगे जब हम पढ़ेंगे तो हमारे पास टर्म आएगा महाजनपदास। जन वर्ड से निकला जनपदा, और बड़ा जब होगा जनपदा तो महाजनपदा। वो 16 थे, उन 16 के हम नाम पढ़ेंगे, उनके डिटेल पढ़ेंगे कि उसमें क्या हुआ, कौन से किंग्स आए एट्सेट्रा। तो वो एक हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। उसके बाद हमने इसी के कनेक्शन में जो ये मैंने बताया कि इस तरह के थॉट के चेंजेस आ रहे थे, इसी की वजह से हम देखेंगे कैसे जैनिज्म बुद्धिज्म का राइज हुआ एंड देन सोसाइटी के अंदर चेंजेस आए। और जैसे कि मैंने अभी स्टार्टिंग में कहा था, विद दैट द फर्स्ट माइलस्टोन ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंशिएंट इंडिया, हम वहाँ तक पहुँचेंगे बिफोर वी डू सम सर्टेन एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो कि मुझे लगता है कि इम्पॉर्टेंट रहेंगे फॉर बेसिक अंडरस्टैंडिंग। एक टॉपिक जो कि मैं बिफोर सेइंग कि ये वाला हमारा माइलस्टोन ख़त्म हो गया एंड बिफोर गिविंग यू सर्टेन क्वेश्चंस करूँगी, वो होगा कि लिथिक टाइम्स के बारे में कुछ मैं बताऊँगी। वील मीट विद द नेक्स्ट लेक्चर।